नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सीए फाइनल आईडीटी सितंबर 25 पेपर। कैसा आया पेपर, कहां से आया पेपर। उसके अलावा हम वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि आईबीएस के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये आपका अंतिम पड़ाव है आईबीएस। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आप कर सकते हो ये 1.5 डेज में, वो मैं पूरी बात आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन आईडीटी का पेपर रिव्यू कर लेते हैं। तो आईडीटी का पेपर जो 118 मार्क्स का आता है, उसमें से अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे, जो हम एग्जाम से पहले आपको कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं, तो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो कैटेगरी ए से 86 मार्क्स का, कैटेगरी बी से 28 मार्क्स का और कैटेगरी सी से 4 मार्क्स का है सिर्फ। तो कहने का मतलब 118 मार्क्स के एग्जाम में से 114 मार्क्स का जो एग्जाम है वो पूरा कैटेगरी ए और कैटेगरी बी से आया है, जो चैप्टर वाइज भी हमने बाइफिकेट किया है। जो सबसे अलग चीज रही इस बार, हर बार एग्जाम में जो 14 मार्क्स का कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन आता था, इस बार 14 का तो आया ही आया, साथ में 10 मार्क्स का कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन भी आया। तो मैं इस पेपर को एवरेज बोल सकता हूं, थोड़ा लेंथी बोल सकता हूं। लेंथी इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी वाला क्वेश्चन था, उसमें टाइम लग जाता है। एवरेज इसलिए बोलूंगा क्योंकि आईसीआई ने यहां पे काफी सारी चीजों को टच अपॉन करने की कोशिश करी है, कुछ नए क्वेश्चन भी डाले। हाँ, कस्टम वाला जो पोर्शन था वो कंपैरेटिवली काफी इजी दिया गया है, लेकिन जो जीएसटी वाला पोर्शन था उसमें भी काफी क्वेश्चन रिपीट हुए, लेकिन काफी क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे नए क्वेश्चन बनाए गए और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को टच अपॉन करने की कोशिश की गई जो पहले नहीं किए थे। हालांकि ये सारी चीजें आपको हमारी कॉन्सेप्ट बुक क्वेश्चन बैंक में सब मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपके लिए पेपर इजी भी था, क्योंकि एवरेज तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़े बहुत नए क्वेश्चन थे, बाकी ये पेपर जो है ना इजीली मैनेजेबल था। तो चलिए पेपर देखते हैं। तो सबसे पहला 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का एज ऑलवेज हमेशा ही आता है। सेकंड का ए पार्ट, जो नॉर्मली सेकंड का ए और बी पार्ट 5 मार्क्स का आता है, यहां पे 10 मार्क्स का पूरा कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का पूछ लिया। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी में सारे चैप्टर्स को टच अपॉन किया गया, वैल्यू को भी, टाइम को भी, प्लेस को भी, हर तरीके से पूछने की कोशिश की गई है। उसके अलावा उसका जो सी बी पार्ट था 4 मार्क्स का जो कस्टम का, वो कंपैरेटिवली इजी था वैल्यूएशन चैप्टर से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा और आपसे एग्जेम्पशन पूछा, तो ये भी कंपैरेटिवली जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डायरेक्टली आपसे पूछा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इजी था। उसके बाद आपसे टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन बना लिया गया, क्यों टाइम ऑफ सप्लाई में अमेंडमेंट भी था, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन ही टाइम ऑफ सप्लाई पे 5 मार्क्स का बना दिया। उसके बाद आपसे अगेन क्वेश्चन पूछा गया कस्टम से 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे फोर्थ क्वेश्चन में आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूछा गया, तो अगर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वीडियो देखा होगा तो आप इजीली उसको करके आ गए होंगे। उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन चैप्टर से पूछा, तो रजिस्ट्रेशन के थ्योरी में से भी पूछ लिया और जो स्टार्टिंग के 22 टू 24 सेक्शन है उसमें से भी आपसे पूछ लिया गया। बैगेज का जो क्वेश्चन डाला, बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे अपील, रिवीजन, डिमांड, रिकवरी, पेनल्टी, जो सेम पैटर्न चलता आ रहा है, हर बार आईसीए क्वेश्चन 5 में आपसे अपील, रिवीजन, डिमांड, रिकवरी और पेनल्टी, ये सब चीजें पूछता है और वही आपसे पूछा गया। इसके सी सेक्शन में आपसे रिफंड ऑफ कस्टम चैप्टर से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 जो पूरा न्यूमेरिकल होता है, तो 6 का पार्ट ए अपील्स एंड रिवीजन से पूछा गया 6 मार्क्स का। बी पार्ट जो कि हमेशा से असेसमेंट एंड ऑडिट और इंस्पेक्शन और सर्च सीजर चैप्टर, इन दोनों में से ही आता है, तो इस बार भी असेसमेंट एंड ऑडिट से ही ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, ऑल्टरनेटिव में थे पर दोनों ही सेम चैप्टर से थे। उसके बाद जो पार्ट सी था वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आया था, इसको भी हमने कैटेगरी ए में रखा था। इस प्रकार का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिला। एमसीक्यूज में भी आपसे इंडिपेंडेंट एमसीक्यू पूछे गए, केस सिनेरियो बेस्ड भी पूछे गए, तो लेकिन एमसीक्यूज भी आपके जो है मैनेजेबल थे, ऐसा नहीं था कि कोई नया कॉन्सेप्ट पूछ लिया, सारी चीजें यहां पे मैनेजेबल थी। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि ये पेपर आपका इजी और एवरेज तक आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ये तो कहानी थी आईडीटी के पेपर की। आईडीटी का पेपर कैसा हुआ, चलो जो हो गया उसको तो हम पीछे छोड़ देते हैं, अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि अगला आपका एग्जाम है आईबीएस। तो जिन लोगों का ये एग्जाम एग्जाम्प्ट है, ठीक है, उनके लिए तो मजे हैं भाई, वो तो अपना एंजॉय करेंगे, उनके एग्जाम्स कंप्लीट हो गए। लेकिन जिनका अभी आईबीएस एग्जाम देना बाकी है, उनको अभी अपना लास्ट पड़ाव पार करना है। तो चलिए बात करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, आईबीएस में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या रिसोर्स अपनाना है। वैसे तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसमें जितना
टाइम लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन ये सब्जेक्ट वैसा भी है कि यहां पे जितना टाइम ज्यादा दोगे वो उतना ज्यादा वेस्टेज आप मान सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आईबीएस के बारे में, क्या रिसोर्स यूज करना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, जब आप आईबीएस की प्रिपरेशन करने बैठो तो आप अतुल सर का एक वीडियो है, डिटेल्ड गाइडेंस वीडियो, अतुल अग्रवाल सर का गाइडेंस, डिटेल्ड गाइडेंस वीडियो, यहां पे मैं आपको यूट्यूब पे दिखा भी देता हूं। तो यूट्यूब पे अगर आप जाओगे तो 1 आवर एंड 20 मिनट्स का आपको ये डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो दिखेगा, आपका 4 मंथ एगो ये डाला हुआ है, तो ये आपको जरूर रेफर करना है। तो इसमें आपको आईबीएस का पूरा कहानी बता दिया कि भैया कहां से लेकर के कहां तक कैसे कैसी चीजें करनी है, ठीक है। ये 1 आवर एंड 20 मिनट्स का जो ये वीडियो है पूरा एग्जॉस्टिव वीडियो है, तो इसको तो आपको देखना ही देखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब क्या करना है आपको। देखो, एक तो सबसे पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद पेपर की बात करें तो पेपर पैटर्न तो आप सबको पता है, लेकिन उसके अंदर काफी सारे क्या गलती कर देते हैं कि सर जो एमसीक्यूज का आंसर है ना वो मेन शीट में लिख करके आ जाते हैं। तो ये गलती मत करना, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसी के अंदर आपको एमसीक्यूज के आंसर लिख करके आने हैं। फिर जब आपको पेपर रीड करने का टाइम मिलता है, ठीक है, तो पेपर को मैं ना आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाना चाहूंगा, ठीक है। जो आईबीएस का पेपर आएगा ना उसमें क्या होती है, कुछ केस स्टडीज ऐसी आती हैं जिसमें अलग अलग इश्यूज दिए होते हैं कि मान लीजिए आप कोई सीए फॉर्म हो या मान लीजिए आप कोई कंपनी हो और आपके अलग अलग इश्यूज दिए गए हैं जो आपस में रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे केस में तो बहुत इजी है भाई, जब कोई क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड इशू देखना है और उस अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो जब आपस में रिलेशन होता है तब डिफिकल्ट हो जाता है आंसर करना, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी केस स्टडीज आ गई हैं जिनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है उनके जो इश्यूज हैं, तो ऐसे केस में आपके लिए जो वो केस स्टडीज होंगी वो इजी होंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी केस स्टडी आ जाती है जिसमें एक कंपनी के बारे में दिया है और सारे मैटर एक दूसरे से रिलेटेड है, डीटी भी मिक्स हो गया, आईडीटी मिक्स हो गया, सब मैटर मिक्स हो गए, तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा वो टफ पड़ता है केस स्टडी एज कंपेयर टू अदर केस स्टडी। तो अगर आपको अलग अलग असाइनमेंट्स वाली केस स्टडी दी है तो वो आपके लिए इजी पड़ेगी, और अगर मिक्स है तो वो आपके लिए थोड़ी टफ पड़ेगी। तो आपको कैसे उसे हैंडल करना है तो ये भी हम बात करेंगे कि जब आप पेपर देखोगे तो कैसे असेस करोगे, कैसे इस चीज पे पहुंचोगे कि कौन सी केस स्टडी करनी है और कौन सी नहीं करनी। इससे पहले बता दूं कि ये जो आईबीएस है इसमें सारे सब्जेक्ट ही आते हैं, तो इसमें से 40 to 50 मार्क्स का जो पास्ट एग्जाम्स के बेसिस पे देखा गया है डीटी और आईडीटी में से आता है। तो ये खुशी की बात है आपके लिए, क्यों, सेकंड ग्रुप का आपका एग्जाम है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आईबीएस दे रहे हैं उन्होंने सेकंड ग्रुप का भी एग्जाम अभी दिया होगा, या फिर अगर अभी नहीं दिया होता तो रीसेंट पास्ट में ही दिया होगा जब आपका कोई एग्जाम हुआ होगा। तो ऐसे केस में आपके लिए इजी है, अगर आपने डीटी आईडीटी पढ़ रखा है तो आप 40-50 मार्क्स का जो है प्रिपरेशन कर चुके हो। उसके बाद जिसने बोथ ग्रुप दिए हैं, फर्स्ट ग्रुप भी दिया हुआ है या फिर फर्स्ट ग्रुप रीसेंट पास्ट में दिया है, तो उनके लिए और खुशी की बात है कि एफआर और एएफएम से भी 40 मार्क्स का पेपर आ जाता है। तो आपके लिए वो जो है मार्क्स वो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं, ये 1.5 डेज में आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है ऑडिट, लॉ और एससीएमपी की, तो ऑडिट भी आपका फर्स्ट ग्रुप में प्रिपेयर हो जाता है। जिनका फर्स्ट ग्रुप नहीं है उनके लिए भी बात करेंगे उनको क्या करना है। उसके अलावा जो लॉ और एससीएमपी की बात करते हैं, लॉ और कॉस्टिंग की, तो ये तो किसी ने भी नहीं पढ़ रखा, जिसने भी पढ़ा होगा टाइम पास के लिए पढ़ा होगा, जो एससीएमपी का जो पेपर देना होता है आपका एमसीक्यू बेस उसके लिए पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ तो पढ़ते भी नहीं, बिना पढ़े दे आते हैं, पास हो जाते हैं। तो ऐसे पेपर के लिए आपने पढ़ा तो नहीं होगा, तो ये सबके लिए सेम है, तो लॉ और कॉस्टिंग सबके लिए सेम है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। इसमें कैसे आपको स्कोर करना है ये भी अपन बात करेंगे, पर जनरली ये देखा गया है कि जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ना वो डीटी, आईडीटी, एफआर और एएफएम से देखने को मिलते हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है ऑडिट का, लॉ का, कॉस्टिंग का, इनमें से आपको जनरली इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो पहले से आ चुके होते हैं, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही लॉ कॉस्टिंग अभी नहीं पढ़ा तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपको बस प्रिपेयर करके जाना है जो चीजें आपने प्रिपेयर कर रखी हैं, और दूसरी चीजें बताऊंगा क्या आपको करना है। अच्छा, अब क्या सर हमें सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट होना पड़ेगा? नहीं बॉस, डीटी आईडीटी क्योंकि आपका इसी ग्रुप के सब्जेक्ट हैं तो उसमें से थोड़ा डिटेल्ड पूछते हैं, तो इसके लिए आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज रिक्वायर्ड है डीटी और आईडीटी की। उसके बाद ऑडिट, लॉ, एससीएमपी मैंने बताया कि नॉर्मली इजी और रिपीटेड जो है आपसे पूछा जाता है। तो अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, लॉ और कॉस्टिंग तो किसी ने नहीं पढ़ा होता,
ऑडिट भी थ्योरी सब्जेक्ट है, तो क्या करोगे सर? ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडिट, लॉ और कॉस्टिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं, और उसमें अगर ज्यादा करते हो तो भैया उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, अगर ये आपको पता है ना तो आप इजीली इनके रिलेटेड क्वेश्चन टैकल कर लोगे, क्योंकि थ्योरी ही तो है भैया। अगर आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चन आ गया, थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी लिखनी है, तो अगर आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर के रिलेटेड है, इस टॉपिक के रिलेटेड है, आपको ये रिकॉल हो पा रहा है, तो भाई उसके बाद आपके लिए ऑडिट, लॉ, कॉस्टिंग के रिलेटेड क्वेश्चन हैंडल करना कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। अब बात करता हूं एफआर और एएफएम की। अब ये प्रॉब्लम किन के लिए आती है? जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप दिया है उनको तो परफेक्ट नॉलेज है उसकी, लेकिन जिन्होंने सिर्फ सेकंड ग्रुप दिया है उन्होंने काफी टाइम पढ़ा होगा एफआर एएफएम पहले। तो ऐसे केस में आपको जो, अगर आप बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स हो तो आपको वैसे भी नॉलेज है, तो आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अगर आप ग्रुप 2 स्टूडेंट्स हो तो ऐसे केस में ध्यान रखना, आप वैसे भी अगर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स हो, अब वापस से एफआर और एएफएम तो नहीं पढ़ सकते, वो तो जिनके पेपर होते हैं उनसे पूरा नहीं पढ़ा जाता टाइम में, तो भाई आप कहां से पढ़ोगे? तो ऐसे केस में आपको उसके ऊपर ज्यादा डिटेल डेप्थ में नहीं जाना, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर में, सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में है, फॉरेक्स के रिलेटेड तो फॉरेक्स चैप्टर में, तो वहां पे जाकर के सिमिलर क्वेश्चन दिखे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, या सेम टॉपिक दिखे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर और टॉपिक्स कौन कौन से हैं एफआर और एएफएम के अंदर। लेकिन हां, डीटीआईडीटी में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। उसके बाद आपको मटेरियल और रिसोर्सेज कौन कौन से रेफर करने हैं। क्या सर कट्टे भर लूं 4-5 सारा सामान ले जाऊं? क्या करोगे भाई, टाइम भी तो लिमिटेड है, 4 घंटे के टाइम में तुम्हें सारा कुछ करके आना है, तो क्या बुक्स खंगालते रहोगे क्या? नहीं बॉस, बुक्स आपके वही काम में आएंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो सबसे पहले तो आपको आईबीएस का केस स्टडी का कंपाइलेशन लेकर के जाना है। देखो ये हमने सितंबर 25 के लिए भी लॉन्च किया था, तो अगर किसी ने सितंबर 25 वाला यूज कर रहा है तो दी बेस्ट। अगर सितंबर 25 वाला नहीं भी यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना, मई 25 वाला भी अगर यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडीज आपको करनी पड़ेंगी, वो भी हमने यहां पे आपको सेपरेटली पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अगर आपको रेफर करना है तो मैं आपको बता देता हूं, जो भी रिसोर्स अब आईबीएस के रिलेटेड आएगा, अब 1-2 दिन के अंदर हम जो भी डालेंगे वो सारा इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आएगा, तो आप ये ज्वाइन करके रख लेना। अगर आपको चाहिए तो आप रिसोर्सेस आपको इजीली मिलता रहेगा, जो भी इंडेक्सेस शेयर करने होंगे, अमेंडमेंट शेयर करने होंगे, एडिशनल केस स्टडीज जो हमने शेयर करी है, सब जो है यहां पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिसोर्स हो जाता है आईबीएस केस स्टडी कंपाइलेशन, कि कल को अगर 1% भी चांस हुआ कि आपकी केस स्टडी रिपीट हो जाए, अगर 1% भी चांस है केस स्टडी रिपीट हो जाए, तो आपको ये आईबीएस केस स्टडी कंपाइलेशन काम में आएगा। मान लीजिए कोई सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो भैया तो भी काम में आएगा। तो ऐसे केस में मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी सारी केस स्टडी रिपीट हो जाएंगी, आप तो ये मान के चलो कि सारी केस स्टडी नहीं आएंगी, लेकिन भैया कल को अगर एक केस स्टडी भी आ गई तो आपकी हेल्प हो जाएगी। इसलिए केस स्टडी का जो कंपाइलेशन है ये बहुत जरूरी है, ये आपको लेकर के जाना है। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या करना है सर, सब्जेक्ट वाइज क्या करें? तो देखो एफआर एएफएम में आपके जो नोट्स हैं वो ऑप्शनल है, आप लेके जाना चाहो तो लेके जाओ, जिस भी टीचर का आप यूज कर रहे हो, हमारे यूज कर रहे हो तो हमारे वाले, किसी भी टीचर के यूज कर रहे हो तो किसी भी टीचर के, जो भी आप यूज कर रहे हो। लेकिन क्वेश्चन बैंक जरूर ले आना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो टॉपिक वाइज जैसे आपको कोई टॉपिक दिखेगा आप उस टॉपिक में जाकर के देख सकते हो कि वो क्वेश्चन है कि नहीं है। ऑडिट, डीटी, आईडीटी, लॉ की बात करें तो आप नोट्स भी लेकर के जाना, क्वेश्चन बैंक भी लेकर के जाना, जिस भी टीचर का यूज कर रहे हो वही आप लेकर के जाओगे। नया कोई क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट बुक वगैरह मत रेफर करना, जो आप यूज कर रहे हो वही लेकर के जाना। एससीएमपी में सर, एससीएमपी में भी जिसके नोट्स और जिसके क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हो वो आपको लेकर के जाना है। लेकिन एससीएमपी में क्या है कि आप चाहो तो स्टडी मटेरियल भी लेकर के जा सकते हो। लेकिन एक बात बताओ सर, क्या सारे सब्जेक्ट्स में स्टडी मटेरियल ले जाऊं तो अच्छी बात है? तो मुझे आप बताओ, इतना भारी भरकम स्टडी मटेरियल, ठीक है, वो कहां लेकर के जाओगे आप वहां पे, और आपने पढ़ा भी नहीं है स्टडी मटेरियल से, तो वहां पर रेफर कैसे करोगे, कहां से आंसर लिखना है? तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं नहीं सर मुझे तो स्टडी मटेरियल लेके जाऊंगा, मेरे को बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया
आप लेके जा सकते हो, टैचेस जितनी आप चाहो उतनी लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहां पे काम नहीं आ पाएगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, तो ज्यादा रेफर भी नहीं कर पाओगे, रेफर भी उन्हीं चीजों को कर पाओगे जो आपने ऑलरेडी रेफर कर रखी हैं। तो एसएम वगैरह लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो लेकर के जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स कौन कौन सा कैरी करना है, तो मैं आपको इंडेक्स की कहानी बताता हूं। देखो आईबीएस केस स्टडीज है, आपको एक कंपाइलेशन दिया है, इसके साथ ही इसका इंडेक्स लगा हुआ है, तो वो इंडेक्स तो आपको लेकर के ही जाना है, जिसमें आईबीएस की केस स्टडीज में जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड जो भी इंडेक्स है वो आपको वहां पे दिया हुआ है। जो ये आईबीएस केस स्टडी का कंपाइलेशन है ना, इसमें अभी तक की जितनी भी केस स्टडीज हैं आईबीएस के रिलेटेड वो सारी इसके अंदर डाली गई हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड इंडेक्स भी दिया गया, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सारा इंडेक्स दिया गया है, तो केस स्टडीज को रेफर करने के लिए तो इंडेक्स यूज कर सकते हो। अब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल लेके जाओगे उसमें कौन सा इंडेक्स यूज करना है, तो देखना जिनको सब्जेक्ट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जैसे मान लो सेकंड ग्रुप का बच्चा है, उसको फर्स्ट ग्रुप की नॉलेज नहीं होगी, तो भाई फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट की आप डिटेल्ड इंडेक्सेस लेके जाना जो भी आप यूज कर रहे हो, कि जैसे मान लो कुछ चैप्टर है, चैप्टर के अंदर टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है उसका पूरा इंडेक्स लेकर के जा सकते हो, आप डिटेल्ड इंडेक्स लेकर के जा सकते हो। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर हो, जैसे डीटी या डीटी के साथ अगर आप फैमिलियर हो, तो आप उसका अगर ओवरऑल इंडेक्स भी लेकर के जाओगे जो बुक के सामने लगा होता है चैप्टर वाइज, तो वो भी काम कर जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्या है, तो वो आप इजीली रेफर कर सकते हो। तो जो इंडेक्स है, काफी सारे इंडेक्स हमने भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। देखो हमारे क्वेश्चन बैंक जो रहते हैं वो सारे टॉपिक वाइज रहते हैं, तो क्वेश्चन बैंक में तो हमें इंडेक्स देने की जरूरत ही नहीं है। जो कॉन्सेप्ट बुक है, कॉन्सेप्ट बुक में भी हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट बुक के इंडेक्स आपसे शेयर किए हुए हैं, तो वो आप रेफर कर लेना। अगर आप किसी और का इंडेक्स रेफर कर रहे हो वो कर लेना, ठीक है। जहां से आपको जो इंडेक्स मिले वो आप रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप एक बार उस इंडेक्स के साथ फैमिलियर हो जाना, ताकि एग्जाम के अंदर जब उस इंडेक्स को पढ़ो तो आपको पता रहे कि कैसे पढ़ना है, कहां से ढूंढना है, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितना भी मटेरियल ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, लेकिन उसको यूज करके कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलेंगे आपको केस स्टडीज वगैरह पढ़ने के लिए, 15 मिनट में आपको पेपर मिलेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि 4 केस स्टडीज पूरी पढ़ दो, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली जाना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हर केस स्टडी में 3-4 डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ना, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है। फिर आप देखना कि आप किस टॉपिक्स में ज्यादा कंफर्टेबल हो, और उस अकॉर्डिंग आपको केस स्टडी मार्क कर लेनी है कि भैया मैं इनमें से ये वाली केस स्टडीज करूंगा। कैसे पता करोगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देख करके आपको अंदाजा लगाना है। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहे कि ये करूं या ये करूं, तो एमसीक्यूज भी देख लेना किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी केस स्टडीज आप सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि वो केस स्टडी किसके रिलेटेड है। उसके बाद जो आइडेंटिफाई आपने कर लिया, उन केस स्टडीज को आपको सॉल्व करना है। अब ऐसे मत करने बैठ जाना कि पहले एमसीक्यू कर लेता हूं फिर डिस्क्रिप्टिव कर लूंगा एक साथ, तो इसमें क्या होगा, आपको केस स्टडी 2 बार पढ़नी पड़ेगी। जब डिस्क्रिप्टिव करोगे तब पढ़ोगे, एमसीक्यू करोगे तब पढ़ोगे। तो इससे बेटर क्या है कि जब एक बार कोई केस स्टडी उठा ली तो उसके डिस्क्रिप्टिव भी निपटा दो, उसके एमसीक्यूज भी निपटा दो एक साथ, क्योंकि उस दौरान आपका केस स्टडी तभी पढ़ा हुआ होगा, उसी से डिस्क्रिप्टिव करना है, उसी से एमसीक्यू करना है। तो एक बार में ही उसी टाइम जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो वहीं से ही आपको केस स्टडी का जो आंसर है कर देना है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी और एमसीक्यूज वाला पार्ट भी। उसके बाद ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इजी और टफ क्या, अगर सेपरेट असाइनमेंट्स है, सेपरेट इश्यूज दिए गए हैं केस स्टडी में, आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। तो डेफिनेटली ट्राई करो कि आप उस केस स्टडी को पहले करो, क्योंकि वो आपके लिए इजी पढ़ने वाली है। और पेपर कितना भी टफ आ जाए, आपको 2-3 केस स्टडीज वैसी देखने को मिल जाएंगी जिसमें हर इशू अलग अलग दिया होगा, आपस में रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हो तो क्वेश्चंस को कैसे ढूंढना है, अरे भाई आपके पास टॉपिक वाइज इंडेक्स है, सब्जेक्ट वाइज इंडेक्स है, कि एफआर का मान लो कोई AS33 के रिलेटेड है, तो भाई डायरेक्टली आपके पास इंडेक्स है, उस चैप्टर में जाओ, क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है क्या, तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसका कॉन्सेप्ट देख करके आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इस तरीके से करना है, सारे एक साथ डिस्क्रिप्टिव, सारे एक साथ एमसीक्यू नहीं करने, एक केस स्टडी जो उठाई उसके डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू आपको कंप्लीट कर लेने हैं।
हाँ, जो ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट है ना, वो एफआर वाला पार्ट एंड में कर सकते हैं। क्यों? ये देखा गया है पास्ट पेपर्स के हिसाब से कि एएफएम वाला पार्ट ऐसा पूछा जाता है जो आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, लेकिन एफआर में कई बार आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो अगर आपको लगे कि यार जो एफआर वाला पार्ट ऐसा है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो मेरे को टॉपिक नहीं मिल रहा, तो उसको आप फिर एंड में कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब सर मान लो सेम केस स्टडी आ गई, तो क्या पूरा लिखने बैठ जाऊं एज इट इज? तो भैया पूरा लिखने बैठोगे ना तो 2 या 3 केस स्टडी कंप्लीट कर पाओगे। तो ऐसे केस में अगर आपको सिमिलर केस स्टडी, सेम केस स्टडी भी मिल जाए, तो भैया आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपको पूरा पेपर करना है। तो इसके लिए आप पूरा एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, तो उस थ्योरी को आप पार्ट्स में बांटो, पॉइंट्स में डिवाइड करो, उस अकॉर्डिंग लिखो। जो आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं उसको कीवर्ड को अंडरलाइन करो, ठीक है। और ऐसे केस में आपको थ्योरी आंसर सॉल्व करने हैं। क्या हुआ? थ्योरी में क्या होगा, आपको अथाह लिखना पड़ेगा, इतना आप लिख नहीं पाओगे। तो ऐसे केस में पॉइंटर फॉर्म्स में चीजों को अंडरलाइन वगैरह करके लिख सकते हो। सर न्यूमेरिकल होगा तो भी सेम चेपना है। सर क्या होगा, उन्होंने तो बहुत ज्यादा नोट्स दे रखे होंगे। तो ऐसे केस में आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो शॉर्ट वर्ड्स का यूज कर सकते हो, जो आपका फिगर्स है उनको ढंग से लिखो, बाकी चीजें आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से करने का कोशिश करो, जिससे कि ये हो कि आप 100 मार्क्स का पेपर करने पे फोकस कर रहे हो। हैंड राइटिंग या टेबल बनाने लग गए, फॉर्मेट बनाने लग गए, इन सब पे टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये जो पेपर है ना, आपके दिमाग के साथ साथ आपकी स्पीड का भी टेस्ट है। क्योंकि इस आईबीएस वाले पेपर में मोस्टली देखा गया है कि भैया लास्ट में कुछ छूट जाता है। तो ऐसे केस में स्टार्टिंग से स्पीड बनानी है, 100 का पेपर अटेम्प्ट करने की सोचनी है, रादर देन फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग, ये सारी चीजें सेकेंडरी है, पहले पेपर तो कंप्लीट हो। ठीक है। उसके बाद आपको डीटी और आईडीटी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके चलोगे। अगर डीटी आईडीटी क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कम टाइम लगेगा। होगा क्या कि सारे क्वेश्चन अगर आप रेफर करने लग गए तो ढूंढने में भी टाइम जाएगा, तो हो सकता है आपका पेपर पूरा ना हो पाए। तो इसलिए कोशिश करो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर लो, बाद में रीचेक कर लो। अगर आपको बाद में टाइम बचेगा तो रीचेक कर लो कि मैंने सही किया गलत किया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। उसके बाद अब क्या होगा सर, 1.5 डेज में क्या करें? मतलब मेन कहानी ये आती है सर, ये सारी बात तो आपने बता दी, अब 1.5 डेज में क्या करना है? 1.5 डेज में क्या करना है? देखो वैसे तो ये पेपर है पूरा टाइम पास, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट 1.5 दिन में पढ़ लोगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। और जो आपने पढ़ा हुआ है वही काम में आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फिर भी आप क्या करोगे, आप एससीएमपी और लॉ को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख सकते हो चीजों को, ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके अलावा हमने पास्ट पेपर्स आरटीपी एमटीक्यूपी के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, जो टॉपिक आपको वीक लगता है, उसको ऊपर ऊपर से देख सकते हो, ये आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्या करोगे, आप आईबीएस की जो केस स्टडी वाली पूरी आपको दिया है ना, पूरा कंपाइलेशन, उसको उठा लेना, ठीक है। उस केस स्टडी में से क्या करना, आप केस स्टडी सॉल्व करने लग जाना। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि लिखने बैठ जाओ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव देखा मैंने, क्वेश्चन देखा, क्या मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि किस सब्जेक्ट के रिलेटेड है, किस चैप्टर के रिलेटेड है, किस टॉपिक के रिलेटेड है, सिर्फ इतना करके देखना है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू देखा कि क्या एमसीक्यू का आंसर मिल रहा है मेरे को, कहीं ढूंढ के मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या, तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको याद करने का कोशिश नहीं करना। आप समझो इस सब्जेक्ट में कोई याद करना, आपके मेमोरी को टेस्ट नहीं किया जा रहा। तो यहां पे आपको ये देखना है कि अगर कोई चीज मेरे क्वेश्चन पेपर में आ जाती है तो क्या मैं उसको ढूंढ करके सॉल्व कर सकता हूं टाइम में। तो जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, तो 2-4 घंटे प्रैक्टिस करना, तो इससे क्या होगा, आपको चीजें ढूंढना जो है उसकी टेक्निक आ जाएगी, तो इजीली आप उसको ढूंढ पाओगे। दूसरा एक काम तो ये हो गया कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि कैसे कंटेंट ढूंढना है। दूसरा मैं आपको बोलूंगा, जितने भी इंडेक्स आप लेकर के जा रहे हो, उन इंडेक्स से आप क्या हो जाओ, फैमिलियर हो जाओ। अगर आप कोई इंडेक्स लेकर के जा रहे हो जिसको आपने देखा ही नहीं है, तो भैया पेपर में भी काम नहीं आएगा। तो जो इंडेक्स आप लेकर के जा रहे हो उसको एक बार देख लो कि कौन कौन सा, कहां पे क्या क्या चीजें किस किस तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि जिसने इंडेक्स बनाया उसने अपने तरीके से बनाया हो सकता है, तो आप उससे फैमिलियर होने चाहिए कि इंडेक्स कैसे बनाया हुआ है। तो इंडेक्स को भी आपको एक बार देख के जाना, 1-2 घंटे इंडेक्स पे टाइम दे देना, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक बता दिए हैं, ये टॉपिक्स देख सकते हो।
ठीक है, ये चीजें करनी है आपको। तो इस तरीके से आपका जो पूरा आईबीएस है ना वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा। बस मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि भाई देखो, कुछ लोग आईबीएस को क्या समझते हैं कि सर मैंने तो कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं हुआ, मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, बहुत लो स्कोरिंग है। तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि सर आईबीएस आपके लिए ओपन बुक है, आपके पास ऑप्शन है, आप देखो, पढ़ो और अच्छे से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये मान के चलो, अगर आप सोच रहे हो कि लो स्कोरिंग है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आईबीएस तो खुली बुक का एग्जाम है, इसमें तो 90 स्कोर कर लेंगे, 90 प्लस कर लेंगे, 80 प्लस कर लेंगे। तो ये माइंडसेट लेकर के भी मत जाना, क्योंकि इसका जो हिस्ट्री रहा है ना वो अच्छा नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 80-90 स्कोर कर लोगे, हाँ हो सकता है पेपर इजी आ जाए तो आप कर लो स्कोर, ठीक है। तो जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो इसमें 80-90 की एक्सपेक्टेशन रख के मत जाना, रियलिटी चेक को देख करके जाना कि भैया मेरे को इसमें आईबीएस के अंदर कम से कम 50 तो लेकर के आने, 50-60 तो लेकर के आने। ऐसा नहीं हो कि अपन 80-90 का सोच के जाए, कल को पेपर थोड़ा टफ आ जाए तो अपना क्या है, डिमोटिवेशन हो जाए, बिल्कुल ही तरीके से अपन डर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपन पहले से सोच के चलेंगे कि भैया पेपर में 50-60 मार्क्स तो अपने को छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है भैया, इतने तो छोड़ने ही नहीं है। अब ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, अगर पेपर टफ आया तो मैं पास मार्क्स स्कोर कर लूंगा, और अगर आसान आया तो मैं इसमें फाड़ डालूंगा और मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूंगा। इस तरीके का मेंटलिटी लेके चलना है। लेकिन ये मत सोच के चलना कि सर इसमें तो मैं कैसा भी आए 80-90, नहीं, ये मत नहीं, क्योंकि कल को पेपर टफ आ गया और आपको अगर दिक्कत हुई तो फिर आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। आईबीएस जो आपका है सब्जेक्ट थोड़ा यूनिक है, इसको यूनिक तरीके से ही हैंडल करना है, ठीक है। आपको कंटिन्यूअसली हम गाइड करते रहेंगे। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े रहना, इस पे हम सारी चीजें शेयर करते जाएंगे जो जो भी आपको काम में आएंगी। जैसे आईबीएस का केस स्टडी वाला हमने शेयर कर दिया है, लॉ के रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स है तो वो भी हम शेयर कर देंगे, आपको कोई वीडियो शेयर करनी होगी तो वो भी कर देंगे। तो ये जो पूरा टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन करके रख लेना, यहां पे आपको सारा कंटेंट यहां पे मिल जाएगा, एयर 1 CA गाइडेंस एंड नोट्स, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर अतुल अग्रवाल सर की एक आईबीएस की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो है, वो आपको जरूर देखनी है। उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे आईबीएस के रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको आईबीएस के लिए प्रिपेयर करना है। बेस्ट विशेस, गुड लक, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।